हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बचा हुआ पार्ट जो हमारे आईएसएम का इंश्योरेंस सर्विस मैनेजमेंट का है, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सारा का सारा पार्ट आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि जो भी चैप्टर मैं करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। अगर उसमें से कोई रह भी जाता है तो अगर मुझे उसका ज़रूरी लगा पार्ट तो मैं ज़रूर डालूंगा। अगर नहीं डाला है तो आपको नोट्स में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन उसमें नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको जो मेन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो चीज़ें आप एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया गया तो उसके लिए आपको नोट्स में ज़रूर मिल जाएगा मटेरियल। वीडियो में अभी मैं रिवीजन के लिए कवर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। तो इसके अलावा अगर आपको पता है नोट्स लेने हैं आपने, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है एन्युटी, पेंशन और बोनस। एन्युटी, पेंशन और बोनस का मतलब है एन्युटी सबसे पहले आएगा। अब एन्युटी क्या है? एक ऐसा प्लान दैट हेल्प्स यू टू गेट रेगुलर पेमेंट फॉर अ लाइफ आफ्टर मेकिंग अ लमसम इन्वेस्टमेंट। एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो रेगुलर आपकी हेल्प करने के यानी एज अ हेल्प आपको पेमेंट मिल रही है आपकी लाइफ के रिगार्डिंग। यानी आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की और रेगुलर आपको उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता आ रहा है, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग आपको हेल्प हो रही है। एक ऐसा प्लान दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। और ये पेंशन के बराबर का होता है, यानी पेंशन से बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी में होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है? एक तरीके से ये क्या है, विल पे सेट अमाउंट ऑफ कैश ओवर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। फ़र्क इतना है, ये आपको डेफिनाइट पीरियड के बाद मिल जाएगी, ये आपको रिटायरमेंट यानी जॉब के रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। इट डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे उसके ऊपर, और ये डिपेंड करता है टोटल अमाउंट अर्न जो आपने की है उसके ऊपर। तो इन दोनों में अभी तक आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों आगे आता है आपके सामने एन्युटी यूज इन फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ नहीं होती। ये ऑफ़र की जाती है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, लेकिन ये आपको एम्प्लॉयर ऑफ़र करेगा। इसके टाइप्स हैं, सिंगल प्रीमियम हो गया, सिंगल प्रीमियम इमीडिएट हो गया, डेफर्ड प्रीमियम हो गया, फिक्स्ड और वेरिएबल हो गया। और आप यहाँ पे बात कर सकते हो प्राइवेट और पब्लिक की। तो ये तो हो गए। अब हम एन्युटी प्लान्स के जो टाइप्स हमने ऊपर पढ़े हैं दो तीन, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो डिटेल में इसके टाइप जो बनते हैं वो है, सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट के बेस पे सिंगल प्रीमियम और मल्टीपल प्रीमियम। सिंगल मतलब एक साथ आपको सारी की सारी अमाउंट मिल जाएगी एज अ लमसम, और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके वापस मिल रहा है वो है मल्टीपल प्रीमियम या फिर इन इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। तो इन दोनों में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सिंगल मीन्स लमसम और मल्टीपल मीन्स इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेमेंट ऑफ एन्युटी के बेस पे। लाइफ एन्युटी आता है। लाइफ एन्युटी मीन्स इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एज लॉन्ग एज अकाउंटेंट एन्युटेंट लिव्स। जितनी देर तक एन्युटेंट रहेगा उतनी देर तक आपको वो पेमेंट मिलती रहेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एन्युटी सर्टेन एंड लाइफ देयर आफ्टर। अगर अब इस केस में है कि वो जब तक वो अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है, तब तक तो उसे मिलेगी। उसके बाद भी अगर उसका टाइम अभी पड़ा है, एन्युटी आना बाकी है, तो उसके नॉमिनी को वो चीज़ मिलती रहेगी जो अमाउंट उसे मिल रही थी। तो एन्युटी के साथ साथ नॉमिनी का फ़ायदा हो गया। जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी। अब ये जॉइंट लाइफ में क्या है कि जो लास्ट तक पर्सन रहेगा उसको भी एन्युटी मिलेगी, यानी उस टाइम तक आपको एन्युटी मिलने वाली है। जैसे कि पेड टू एन्युटेंट फॉर होल लाइफ ऑन डेथ ऑफ हिज 50% ऑफ स्पाउस एज लॉन्ग एज स्पाउस लिव्स। यानी अगर आपको सबसे पहले तो एन्युटेंट को पूरी की पूरी लाइफ के लिए मिलेगी, और 50% तब मिलेगी जितनी देर तक स्पाउस रह रहा है तब तक। एन्युटी फॉर द लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, नाम से क्लियर है। एन्युटी टिल दे जब तक आप रह रहे हो तब तक, और प्रीमियम रिटर्न टू नॉमिनी, और प्रीमियम जो होगा वो नॉमिनी को डेथ के टाइम तक मिलेगा। यानी प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाएगा किसे? नॉमिनी को। किस टाइम पे? डेथ के टाइम पे। इंक्रीजिंग एन्युटी, एन्युटी बढ़ती जाएगी हर साल, आपको बता दिया गया एट अ फिक्स्ड रेट। तो ये होती है इंक्रीज्ड एन्युटी। तो क्लियर हुआ यहाँ तक अभी। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे इसके आते हैं इमीडिएट और डेफर्ड। इमीडिएट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इमीडिएट इंडिविजुअल एंड इंश्योरेंस कंपनी दैट पेज ए ऑनर अ गारंटी सम ऑफ इनकम स्टार्टिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ये पता है कि इमीडिएटली आपको मिलने वाली है, मतलब वो अमाउंट जो आपको पता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, आप ले सकते हो जब मर्जी, जब आपने अपना काम कर लिया। डेफर्ड का मतलब है
कि ये पेमेंट आपको इन फ्यूचर मिलेगी, उसी समय नहीं मिलेगी जब आप डिमांड कर रहे हो। या फिर चूजन बाय एन्युटी ओनर, ये एन्युटी ओनर द्वारा चूजन की जाती है। इन्वेस्टमेंट के बेस पर फिक्स्ड और वेरिएबल आते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल में आप कह सकते हो कि इसमें आपने प्रॉमिस कर दिया कि एट अ फिक्स्ड अमाउंट आपको सर्टेन जो पीरियड के लिए है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइफ देयर आफ्टर। यानी प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे आपको पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगी जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके बेस पे। और वेरिएबल मींस पेमेंट विल मेड डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ये इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ बेनिफिट्स हैं, इसे ध्यान से देख लेना, कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पेंशन का। तो पेंशन क्या है, पेंशन प्लान इज अ रिटायरमेंट प्लान दैट एक्वायर एन एम्प्लॉय टू मेक कंट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा पीछे कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिल रही है वो क्या है, पेंशन है। अब उसके बाद इन सिंपल वर्ड आपको बता दिया मैंने। अब पेंशन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन्हें ध्यान में देना है कि जैसे कि लाइफ टाइम पेंशन है तो पे एबल थ्रू आउट द लाइफ, जो लाइफ टाइम है वो आपको थ्रू आउट द लाइफ पे एबल करनी पड़ेगी। ग्रंटेड पेंशन क्या है, पे एबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम विद ग्रंटेड सम। लाइफ टाइम तो मिलेगी लेकिन एक गारंटी के बेस पे कि हाँ आपको इतना 5, 10 और 10 मतलब ग्रंटेड सम आपको दिया जाएगा कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इतना 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 मिलेगा। पेंशन विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, नाम से क्लियर है कि पेंशन इतनी मिलेगी कि जिसके साथ आपको रिटर्न भी दे दिया जाएगा, किसके ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर। जो आपने परचेज किया होगा उसके प्राइस के ऊपर जो रिटर्न आया है वो भी साथ में दिया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर पेंशन। अभी मैंने पीछे भी एन्युटी का बताया तो वही ये है कि पेंशन पेएबल ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ टाइम ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड द कंटिन्यू ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द सर्वाइवर। जितनी देर तक सर्वाइवर जिंदा रहेगा उतनी देर तक ये पेंशन का जो काम है वो चलता रहेगा। और इंक्रीजिंग एन्युटी या फिर इंक्रीजिंग पेंशन वही बात है। और प्राइस इंडेक्स लिंक्ड पेंशन, ये भी आपकी नाम से क्लियर है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे इफेक्ट करते हैं तो इन फैक्टर्स को आपने यहाँ से ध्यान में देना है। सेफ्टी हो गया, एग्जिट ऑप्शन हो गया, ये तो मैंने डिटेल आपके लिए लिख दी। परफॉर्मेंस और अदर क्रिटिकल इशू कि पेंशन प्लान्स के लिए आप सबसे पहले ये मांगते हो कि हमने अगर पेंशन में इन्वेस्ट करनी है तो क्या हमें वापस मिल जाएगा सारा पैसा। अगर हमने पेंशन के लिए यानी हमें पेंशन मिल रही है तो क्या उसमें हमें सेफ्टी भी है, हमें कुछ नुकसान तो नहीं है। परफॉर्मेंस के बेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, कोई इलीगल पर्पस का काम तो नहीं, इसके बेस पे आ सकता है। एग्जिट ऑप्शन का मतलब होता है, यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हो कि इफ़ सेटिस्फेक्शन नॉट एट एक्सपर्टेड लेवल, मतलब अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है एज अ बेस्ट लेवल के ऊपर आपको, तो इट वुड बी इफेक्ट मंथली इनकम, इसे मंथली इनकम इफेक्ट हो जाएगी। सो इसे ओवरकम करने के लिए जो कंपनी है वो एग्जिट ऑप्शन देती है, जिसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी गिवन टू द पॉलिसी होल्डर टू बाय एन्युटी फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप एन्युटी किसी भी बेस पे किसी भी कंपनी के मतलब से ले सकते हो और काम कर सकते हो। तो अदर क्रिटिकल इशू में आपके और सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, उसे आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे जैसे आपको बता ही दिया गया है कि अगर आपके कैपिटल लॉस्ट हो गई है उसका डर है, या फिर आपने फाइंड सम मोर बेस्ट ऑल्टरनेटिव अट्रैक्टिव ऑप्शंस अगर आप चाहते हो तो उसे ढूंढ सकते हो, या फिर क्रिटिकल इफेक्ट में सबसे ज़्यादा आता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, या कैपिटल का डर रहता है कि कहीं गुम ना यानी ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास अगला जो मेन टॉपिक है वो आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। एनपीएस क्या है, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे पीएफआरडीए। तो ये क्या था, इसे प्रोटेक्ट करना था किसको, सब अपने सब्सक्राइबर जो इन्होंने बनाए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और एज अ रेगुलेटर पेंशन सेक्टर का काम करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम क्या था, इसने रेगुलेट करना है इसको, दैट इज़ पीएफआरडीए को। और ये एक्सटेंशन हो गई है इसकी अब सभी सिटीज़न के अंदर 1 मई 2009 के बाद, और यही बात आ गई पीएफआरडीए ऑल्सो कम्स अंडर, इसके अंडर आता है। और एएसपी दैट इज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मंथली पेंशन टू सब्सक्राइबर डिजाइंड एज एनपीएस ट्रस्टी बैंक। एनपीएस ट्रस्टी बैंक द्वारा बनाए गए सब्सक्राइबर्स को एन्युटी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मंथली पेंशन देना किसका काम है, एएसपी दैट इज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का। तो ये इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसे आपने बस याद करना है और लिखना है एग्ज़ाम के अंदर। अब दोस्तों उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एनपीएस लाइट का। अब ये एनपीएस लाइट क्या है, देखो जी, एनपीएस इतना ज़्यादा नहीं फैल पाया या इतना ज़्यादा आप उसे एक्सटेंड नहीं कर पाए, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा पार्ट और इसका खोल दिया, ब्रांच कह सकते हो एनपीएस लाइट,
जो वीकर्स और इकोनॉमिकल सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट था, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है इसके अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पेंशन हो गया। पेंशन होने के बाद अब आपके पास अगला टॉपिक आ गया बोनस का। तो बोनस क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ रिवॉर्ड, ये तो आपको क्लियर है। फिर आता है सिंपल रेवोल्यूशनरी बोनस। क्या था? इसने डिक्लेयर करना है, और मतलब सिंपल सी बात है, एडिशनल जो ऐड होगा, यानी जो ये बोनस है वो ऐड हो जाएगा किसमें? सम एश्योर्ड जो आपके पास है। जैसे कि 1000 से सम एश्योर्ड 5% बोनस था। अगर आप एज अ पॉलिसी का टोटल देखोगे तो 1 लाख बना था, और जब आप बोनस का टोटल करोगे तो 5000 ऐड होकर कितना बन जाएगा? 1,05,000 आपको सिंपल रेवोल्यूशनरी बोनस मिल जाएगा। कंपाउंड के अंदर आपको पता है, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये आपने अमाउंट ले ली कि 5000 आपका सम एश्योर्ड हो गया 5% के ऊपर, और 5,25,000 आपका फर्स्ट ईयर में था। अगर आपने नेक्स्ट ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3% ऐड आपने कहा है करना है, तो ऐड करने के लिए आपने 3% क्या कर दिया? ऐड कर दिया बीच में, और जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड अ नेक्स्ट ईयर कंपाउंड रेवोल्यूशनरी बोनस। यानी वही का वही नहीं रहेगा, इसके अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। टर्मिनल मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए आप कह सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो आप, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिन्होंने ली है उनको देने के लिए होता है ये। और एंट्रीम दो एनुअल बोनस के बीच में जो आप डिक्लेयर करते हो बोनस, दैट इज कॉल्ड एंट्रीम बोनस। तो आई होप पेंशन, बोनस और एन्युटी आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा क्या करना है और कैसे करना है इन सब का। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि इंश्योरेबिलिटी अगर आप करवाना चाहते हो, इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो उसके पीछे क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं जिससे आप मजबूर होकर करते हो ये सब। फिजिकल हैजर्ड आते हैं, मॉरल हैजर्ड आते हैं। फिजिकल में सबसे पहले तो एज आता है कि जितनी ज़्यादा एज होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा किसको? आपकी कंपनी को, ये आपको पता है। और आपको नेचुरल जो आपका है हायर और हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द नेचुरल डेथ होने के भी चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। फिर आपको ऑक्यूपेशन क्या है कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन बहुत रिस्की है तो भी आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जेंडर हमेशा आप कह सकते हो कि फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग अलग होते हैं आपके रेट, जिसकी वजह से फीमेल्स और मेल्स के इफेक्ट होते हैं आपके इंश्योरेंस के ऊपर। हैबिट, अगर आपको ड्रिंकिंग की है तो आपकी डेथ जल्दी नियर आ जाएगी, जिससे आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और ये इफेक्ट करता है आपको। हॉबीज़ भी आपकी अगर ऐसी हुई जहाँ पे आप कह सकते हो जैसे गेम खेलने की, बम्पिंग जंपिंग हो गया कि कार रेसिंग हो गया, तो उसमें आपके चोट लगने के, आपके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उससे बचाव करने के लिए ये इफेक्ट होता है। मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी लगातार ऐसी है जिससे आपको लगता है कि बस आपके कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उस केस में भी ये इफेक्ट हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का मतलब है कि अगर आपको लगता है चांसेस आपके डिसेबिलिटी के हो चुके हैं और ऑटोमेटिकली फिजिकल हैंडीकैप अब मुश्किल ही है आगे बढ़ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल में अगर आप किसी लिविंग कंडीशन ऐसी है जहाँ पे डेंजरस हमारा खतरा ही खतरा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर आप इंश्योरेंस करवा लोगे। रेजिडेंट अगर आपका अनसेफ एरिया में है तब भी आप ये करोगे। और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि किसी का वेट ज़्यादा बड़ा है, साइज़ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो उस केस में भी आप ये चीज़ें देख सकते हो कि आपको इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है। अब कुछ मॉरल हैज़र्ड्स इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो मॉरल हैज़र्ड्स क्या हैं? मॉरल हैज़र्ड बहुत ईजी हैं, है ही नहीं है वैसे तो। इसमें यही आएगा कि कंडक्ट, एटीट्यूड, इंटेंशन जो फ्रॉड के रिलेटेड हमने की है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और फ्रॉड जैसे कि इंश्योरेंस इज टेकन आउट ऑफ इंडिविजुअल विद नो डिपेंडेंट, जब इंडिविजुअल ने इंश्योरेंस ले ली है किसी डिपेंडेंट के बिना। और व्हेन प्रपोजर सीकिंग इंश्योरेंस अमाउंट मोर देन देयर इनकम, और जब प्रपोजर ने अमाउंट ले ली है अपनी इनकम से भी ज़्यादा और सीक कर ली है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ मॉरल हैज़र्ड कहेंगे, और इससे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद हमारा अंडर राइटिंग आता है। तो अंडर राइटिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे कंपनी के, तो इसमें मतलब सिक्योरिटीज़ की गारंटी होती है। ये गारंटी ले लेते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करवाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अंडर राइटर्स कंपनी के व्यू पॉइंट से तो आपका समझ आ गया। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है रिस्क को असेस करना अच्छे तरीके से, ताकि आप एक जो पूल बना है उसे देख सको और क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ सको। एक आप रिस्क एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, इसके बारे में भी ये बताता है। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी ऑफर करनी है ये भी बताता है। और कैलकुलेट सुटेबल प्रीमियम, कितना प्रीमियम चाहिए ये भी आपको बताया जाता है। तो क्लियर हुआ ये भी आपको। उसके बाद आता है दोस्तों नीड फॉर द अंडरटेकिंग, अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग आपका जो है उसकी नीड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो आपके सामने लिखी हुई है एजुकेट रिस्क को एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि हाँ जी ये रिस्क अब मुझे नहीं होना चाहिए, इसका रिस्क आपने ले लिया है। सप्लाई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तब भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कोई सिक्योरिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कोई इंक्रीज़ करनी है गुडविल कंपनी की, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कोई पॉलिसी होल्डर की सर्विस देनी है तब भी इसकी, जैसे कि हाउ व्हेन टू इन्वेस्ट, ये आपका हो गया। और अगर सोसाइटी जैसे हाउ मच इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अंडर राइटिंग की। तो एक एक नंबर के आपके अब प्रिंसिपल्स आपको पूछ लिए जा सकते हैं, तो इससे बनाना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल मींस अंडर राइटिंग कैसा होना चाहिए, अंडर राइटर तो ट्रस्टी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, फेयरनेस, पोटेंशियल, ग्रोथ, ये सारे उसमें क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको अंडर राइटिंग का भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ आ गया होगा। लेकिन अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसमें क्या कैसे आपने प्रोसेस पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, जैसे कि आपने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने रिस्क एसोसिएट करना है कि कितना रिस्क असल में है। मस्ट एनालाइज एंड डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी इसी के बेस पे होगा जो आपने डिसीजन लेना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो रिस्क कैसे आपने एनालाइज करना है वो सेकंड आ जाएगा, क्या करना है कैसे करना है। फिर एस्टिमेट पोटेंशियल एक्सपोजर, उसके बाद आपने देखना है कि असल में हाउ मच कंपनी हैव हाईएस्ट कैपेसिटी टू पे द क्लेम, कंपनी की कितनी कैपेसिटी है एक क्लेम को पे करने की। डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस के कितने चांसेस हैं एज अ पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये लॉस हो सकता भी है, नहीं भी, अगर हुआ तो क्या करना है इसके बारे में। और अगर लॉस का पता चल गया, रिस्क का पता चल गया, तो रिजेक्ट और एक्सेप्ट आपके हाथ में है। अगर लगता है कि बस ठीक है हो जाएगा, सब कुछ प्ले भी हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी दे भी देगी, तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगता तो रिजेक्ट कर दो। फिर उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपने रेट्स को अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर देना है और रिस्क को बांट देना है। और अगर आपने ये सब कुछ कर दिया तो बाद में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी है जो उसे इशू कर देना है। तो आई होप आपको अंडर राइटिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे आपके सामने है प्रीमियम का टॉपिक। अब ये प्रीमियम क्या है, प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट होती है जो पीरियोडिकली इंश्योरर इंश्योर्ड को फॉर कवरिंग द रिस्क कवर करने के लिए प्रोवाइड करता है। ये तो आपको क्लियर है। ये तीन तरीके का प्रीमियम होता है, रिस्क प्रीमियम, नेट प्रीमियम और ग्रॉस प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का सीधा साधा मतलब लेना है तो ये फॉर्मूला समझ सकते हो, अदरवाइज इसका मीनिंग है कि ऐसा रिटर्न, मतलब इन एडिशन टू रिस्क फ्री रिटर्न के पीछे एक एडिशनल रिटर्न होना ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे से डिलीवर हो सके या अच्छे से यूज़फुल बन सके, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। अब उसके बाद आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है, जैसे मोर्टेलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय सम टेबल, सम एश्योर्ड। अब एज है 25, इस लाइन से पढ़कर आप समझ सकते हो, और सम एश्योर्ड है 5 लाख, और मोर्टेलिटी रेट आपका ये जो मोर्टेलिटी रेट है ना, ये आपको एक टेबल होगा वहाँ पे लिखी होती है ये वैल्यू, उस टेबल से आपने लेनी है एज के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपने वही लगाई और आपका कितना बन गया, 50 रुपीज़ एज अ रिस्क प्रीमियम आपका बन गया। तो क्लियर होगा ये भी। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका नेट प्रीमियम। तो सीधा साधा आपने यहाँ से समझना है कि प्रीमियम में से जब आप इंटरेस्ट अर्निंग को लेस कर दोगे देन इट इज़ इक्वल टू नेट प्रीमियम। और अगर आप ग्रॉस प्रीमियम की बात करो तो नेट प्रीमियम में आपने बस उल्टा ही काम करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप प्लस करना, यानी अगर आप ये कह दो कि नेट प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस नेट, अगर मैंने अब ये निकालना है, अब ये जो प्रीमियम है ना ये है ग्रॉस प्रीमियम, ये है ग्रॉस प्रीमियम। और ग्रॉस प्रीमियम अगर आपने निकालना है तो इधर ले जाओगे, प्लस कर दोगे, तो प्लस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रीमियम। ठीक है जी, ग्रॉस प्रीमियम निकालना है तो इधर प्लस कर देना है, नेट प्रीमियम निकालना है तो माइनस कर देना है, बस वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट प्लान्स हैं आपके, सिंगल प्रीमियम प्लान हो गया और लेवल प्रीमियम, और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फ्लेक्सिबल प्रीमियम प्लान। अब ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले आपके सामने है सिंगल प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम प्लान का मतलब पॉलिसी होल्डर सिंगल लमसम अमाउंट दैट कवर्स ऑल द एक्सपेंसेस। अब सिंगल नाम से क्लियर होगा, एक लमसम अमाउंट आपने पे कर देनी है इसमें। लेवल प्रीमियम का मतलब होता है कि एक लाइफ इंश्योरेंस का, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होता है जिसमें आप ग्रंटेड रिमेन, मतलब एक ग्रंटेड अमाउंट के साथ आप काम करते हो, और ये जो टाइम पीरियड होता है, यानी एक ग्रंटेड अमाउंट मीन्स पहले भी आपने ये पढ़ लिया है एन्युटी के अंदर, 10, 15, 20, 30 ऐसे सालों के बीच में आपने ये प्रीमियम पे करना होता है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबल की। तो ये विश के बेस पे होता है कि आपने इंश्योर्ड से पूछना है कि हाउ मच प्रीमियम ही और शी वुड लाइक टू पे, और जनरली ये 5% बढ़ता जाता है एनुअली। ये क्लियर हो गया। अब एक कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट होती है।
ठीक है जी। अब डिफर में आपने बात करनी है सबसे पहले फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स कौन कौन से इसे इफेक्ट कर देते हैं? सबसे पहले एज, मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत बार कर चुका हूँ पहले। मेडिकल कंडीशन इफेक्ट कर देती है, अगर मेडिकल कंडीशन ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। सम एश्योर्ड ज़्यादा हुई, प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। कहीं पे मतलब टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान, अगर प्रॉफिट प्लान हुए तो हायर प्रीमियम, नहीं हुए तो लेस प्रीमियम। मोर्टेलिटी रेट के ऊपर भी आपका जो रिस्क है, हमें पीछे पड़ा है टेबल होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, इसके बाद सेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल के बीच बीच में भी आपको क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड, ये देखना पड़ता है कि मेल का रेट कम ज़्यादा और फीमेल का अलग होता है, यानी डिफर होता है। तो ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रीमियम का इफेक्ट पड़ता है। हैबिट्स हो गई, अल्कोहल, अगर आप बीमार हो रहे हो या फिर ऐसी हैबिट रख रहे हो जहाँ से डेथ होने के ज़्यादा चांस है, तो वहाँ पे आपको इसलिए क्या करेगा, लाइफ जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको क्या करेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम ज़्यादा पे करने के लिए कहेगी। अब स्टेप क्या है, ध्यान से समझना। 3% रिडक्शन करनी है सबसे पहले आपने रिबेट के अंदर ईयरली। अगर आपका ईयरली बेस पे काम चल रहा है तो 3% रिडक्शन करोगे, हाफ ईयरली है तो 1.5%, और अगर आप मंथली कर रहे हो तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा आपका रिबेट। 1 रुपये आपने पर 1000 के पीछे क्या करना है, लेस करना है। अगर आपकी अमाउंट है, सम एश्योर्ड है, वो 25,000 से 50,000 है तब, और 2 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड के ऊपर तब करना है जब आपकी वैल्यू है 50,000 से ज़्यादा। और बैलेंस बाद में आपने जितना बैलेंस बचा उसे मल्टीप्लाई करना है, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू प्रीमियम, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सरप्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सरप्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करते हैं ये भी। तो सरप्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सबसे पहले, सरप्लस क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस को देखते हुए कैपिटल जो लेते हो या कैपिटल रेज करते हो, तो उसको एज अ टर्मिनोलॉजी इन इंश्योरेंस क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें, कहाँ से आप इसे रेज कर सकते हो, आप इंटरेस्ट रिसीव करवा सकते हो, यानी इन्वेस्टमेंट से, सेल एंड परचेज करके, कोई एक्सेस प्रीमियम आया है उसमें से, कोई बोनस में से, या कोई सेविंग क्लेम में से आप इसे रेज कर सकते हो। इसमें 2 मेथड्स होते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के। सबसे पहले यूनिफॉर्म बोनस और दूसरा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म बोनस का मतलब है कि एक ऐसा रेट जिसमें आप गिवन टू ऑल पॉलिसी होल्डर एट अ पर्टिकुलर टाइप, यानी एक सिंपल रेट के ऊपर सबको बोनस देना है। यानी पॉलिसी होल्डर को एक सेम रेट के ऊपर आपने क्या करना है, जब आपने दैट इज ₹25 पर 1000 ऑन होल लाइफ पॉलिसी आपने डिक्लेयर कर दिया एज अ बोनस, तो ये जो इक्विटी 2500 वाली है पर 1000 के पीछे, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड बोनस की अमाउंट है। और हायर अगर होगी, यानी जितनी बढ़ती जाएगी उतना बोनस भी बढ़ता जाएगा। तो क्लियर हुआ ये। कंट्रीब्यूशन मेथड क्या है, जितना कंट्रीब्यूशन, यहाँ ध्यान से समझना इसे, कि विच ऑल डिविजिबल प्रॉफिट शुड अलॉटेड टू वेरियस पॉलिसी इन प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। एक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेस पे, प्रोपोर्शन के बेस पे, उसके प्रोपोर्शन के बेस पे आपने बाकी सबका सरप्लस कैलकुलेट जब किया तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन मेथड। जितना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हुआ उसके बेस पे, तो हायर कंट्रीब्यूशन हायर बोनस कहलाएगा। क्लियर होगा ये। प्रीमियम का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया मैंने दोस्तों। अब हमारा जो सेक्शन डी था उसमें हमारा पहला जो देखो जी, मैंने अब क्लेम नहीं कराया, यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क मत लगाना। मैंने पहले ही कह दिया कि जो चीज़ मैंने अभी नहीं करवाई वो मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। उसके बाद अब मैंने मेन चीज़ें रिवीजन वाली उठाई हैं वही करवा रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों प्रीमियम, आपका एन्युटी, बोनस, इनमें से, और लास्ट आपका मैंने जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन है, अंडर राइटिंग है, ये सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा, चिंता मत कीजिए। अब दोस्तों उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब अगर आपने प्राइसिंग करनी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तो कैसे क्या करना है, तो इसके ऊपर आपको बेस्ड चलना है क्वेश्चन के। तो प्रोसेस जो हम रेट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस प्राइसिंग। इतना क्लियर हो गया। और ये जो रेट होता है ना, ये बेस्ड होता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, 2 फैक्टर के बेस के ऊपर। तो अगर आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपको प्रिंसिपल्स आए या फिर फैक्टर्स आए तो आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं जो ये लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने जो मीनिंग वगैरह है वो आपने लिख देना है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारा आता है टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस फॉर रेटिंग। अब आईआरडी ने 2 रेट्स निकाल दिए, क्लास रेटेड और मेरिट रेटेड।
अब ये क्लास रेटेड क्या है, इसमें सभी प्रोडक्ट के इंश्योरर को हम कहते हैं कि फॉर विच प्रीमियम इज डिटरमाइंड, प्रीमियम को डिटरमाइन किया जाता है ग्रुपिंग, क्लासिफाइंग या लॉस के फैक्टर्स को देखते हुए। यानी ग्रुपिंग जो हमने की है, क्लासिफाइंग जो हमने की है और लॉस फैक्टर्स होते हैं उन सबको देखते हुए, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्सपोजर ऑफ लॉस को देखते हैं। यानी अगर आप क्लास रेटेड देखो तो ये आता है अकेला, और मेरिट रेटेड देखो तो आपको अकेला उठाना पड़ता है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स, यहाँ पे सिर्फ मेरिट रेटेड। इतना क्लियर हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं इंटरनल टैरिफ और पैकेज और कस्टमाइज्ड, दो इसमें आते हैं पार्ट्स। तो अगर हम इंटरनल टैरिफ की बात करें तो इसमें हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, यानी विद रेट एंड टर्म्स एंड कंडीशन एज पर इंटरनल टैरिफ। एज पर इंटरनल टैरिफ जो रेट्स टर्म्स होती हैं उसके बेस पर सोल्ड करना गुड्स को, दैट इज कॉल्ड इंटरनल टैरिफ मेथड। और अगर आप कस्टमाइज मेथड की बात करो तो इसमें आप इंडिविजुअल कस्टमर के बेस पे, अब कस्टमाइज का मतलब समझ आ गया होगा, कस्टमर के बेस के ऊपर आपने डिज़ाइन करना है क्या, दैट इज़ कॉल्ड, जो भी आपका सिस्टम होगा उसको। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक्सपीरियंस रिलेटेड क्या है, रेट्स डिटरमाइंड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपने पास्ट एक्सपीरियंस में रेट्स में से सीखा उसके बाद आपने इस बार का रेट जो किया है डिज़ाइन, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस रेटेड। एक्सपोजर मीन्स पिछली बार जो रिस्क हुआ था नेशनल डिजास्टर्स के बेस पे, इस बार उसके बेस पे आपने एक्सपोजर रेटेड को देखना है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या बन गया, एक्सपोजर रेटेड मेथड। और इंश्योरेंस ऑफ लार्ज रिस्क क्या है, रेट्स और टर्म्स को डिसाइड करना किसके बेस पे, लार्ज इंडिविजुअल क्लाइंट्स को देखते हुए, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस फॉर लार्ज रिस्क। तो यहाँ पे क्लास रेटेड और मेरिट रेटेड का हो गया। अब उसके बाद रेटिंग के कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे क्लास रेटिंग मेथड में आपने प्योर रिस्क प्रीमियम का एक मेथड यूज़ करना है, उसके बाद आपने लॉस रेटेड मेथड यानी लॉस रेशियो मेथड यूज़ करना है। तो प्योर रिस्क क्या है, आपने फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है कितना लॉस हुआ, कलेक्ट डाटा ऑन लेस मेकिंग फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कैलकुलेट प्योर प्रीमियम। ये 3 चीज़ें करनी है, लेकिन उससे पहले आप इसे फॉर्मूले में देख लो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। एक्चुअल लॉस में से प्लस कर दो जितनी लॉस एडजस्ट हुई हैं एक्सपेंसेस में से, डिवाइड करना है नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्लास रेटिंग के अंदर प्योर रिस्क प्रीमियम निकल के आ जाएगा। और लॉस रेशियो मेथड क्या है, इसमें आपने लॉस प्लस लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, प्योर रिस्क प्रीमियम निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं मेरिट रेटिंग के अंदर, जिसमें आता है सबसे पहले शेड्यूल रेटिंग मेथड। अब स्केड्यूल रेटिंग मेथड क्या है, अंडर दिस ईच एक्सपोजर इज इंडिविजुअली रेटेड, इंडिविजुअली रेट किया जाता है, और बेस रेट हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपोजर्स के बेस पे, और वो एक्सपोजर मॉडिफाइड किया जाता है बाय डेबिट और क्रेडिट ऑफ अनडिजायरेबल और डिजायरेबल फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स के या होने से या ना होने से डेबिट क्रेडिट जब आप करते हो एक्सपोजर्स को, दैट इज कॉल्ड, उसके बेस के ऊपर जो रेट इंडिविजुअली डिफाइन किया गया हो उसे हम कहते हैं स्केड्यूल रेटिंग मेथड। एक्सपीरियंस रेटिंग में आप कहते हो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए ये देखिए, अंडर दिस मेथड मैनुअली रेट आप एडजस्ट करते हो, और पर प्रोस्पेक्टिव के बेस पे जो रिस्क होता है, एक्सपीरियंस रिस्क ओवर अ कॉन्टिन्यूस पास पीरियड, वो कॉन्टिन्यूस पास पीरियड के बेस पे डिपेंड करता है। और रेट्रोस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन क्या होती है, इन प्रीमियम रेट डन फॉर द रिन्यूअल, और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव की जाती है ये रिन्यूअल के लिए की जाती है, कि जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क को कवर करने के लिए करनी है उसके बेस पे जो मॉडिफिकेशन चाहिए, उसके बेस पे जो रिस्क होना चाहिए, जो रेन्युअल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। अब उसके बाद तीसरा आता है एक्सपोजर रेटिंग मेथड, जिसमें आप प्रीमियम रेट को डिटरमाइन करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोजर टू द लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क कंसर्न, जो असल में हुआ था उसके बेस पे ऊपर इस बार का रेट देखना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर रेटेड मेथड। क्लियर होगा ये। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मार्केट रिलेटेड पॉलिसीज। अब दोस्तों इसमें भी आप कहोगे कि आपके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है उसका भी। तो मार्केट रिलेटेड पॉलिसीज़ में आपको मार्केटिंग मिक्स भी इसे कहा जाता है। तो इसमें पहले 4 P थे जो प्रोडक्ट के बेस पर हैं, अब 3 Ps हैं वो सर्विसेज के बेस पे ऐड हो गए हैं। तो कुल मिलाकर कितने बन गए, 7 Ps बन गए, आपके सामने लिखे हुए हैं। दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो अब यहाँ पे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या है आपने मेन यहाँ से समझना है, ये तो आपके प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सेल करती है सर्विसेज को ताकि वो अपने प्रोडक्ट को भी बेच सके। अपार्ट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस की बात करें एज अ प्रोडक्ट, तो वो कस्टमर नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदते बट वो इसके अलावा सर्विसेज के ऊपर भी असिस्ट रहते हैं और एडवाइस देते रहते हैं एजेंट्स को। ये इनका काम है प्रोडक्ट करना। यानी प्रोडक्ट कौन होता है, क्या होता है इनके बीच में, ये आपको बताया गया है।
प्राइस क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम चार्ज अगेन पॉलिसीज, यानी इंश्योरेंस के अंदर आपका प्राइस क्या है, प्रीमियम जो चार्ज किया है आपने पॉलिसीज के अगेंस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आया है, और कमीशन जो चार्ज आपने किया है अंडर राइटिंग को या फिर कंसल्ट की है जो फीस। ठीक है जी, तो ये हो गया अब आपका। उसके बाद बात करते हैं प्लेस की। तो प्लेस में आपका आ जाता है इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, सब सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें स्पेशली है मैनेजिंग इंश्योरेंस पर्सोनल। आप इंश्योरेंस को कैसे पर्सोनल को मैनेज करते हो, इंश्योरेंस पर्सोनल को, वो आ जाता है इसके बीच में, या फिर आपने ब्रांच कहाँ लोकेट करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आप देखते हो। प्रमोशन है, आप प्रमोटिंग करते हो इंश्योरेंस बिजनेस को, किसके थ्रू करोगे, द एजेंट्स एंड द रूरल करियर एजेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसमें आप रूरल करियर एजेंट या एजेंट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ये लिखा गया है। पीपल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बेटर अलाउ टू डिज़ाइन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अगर आप अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो अप्रोप्रिएट आपको क्या चाहिए, डिसीजन चाहिए, और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप अंडरस्टैंड कर सको अपने कस्टमर को बेटर ईजिली। तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करोगे, तो ये किसके अंदर आ जाता है, पीपल्स के। अब उसके बाद प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस शुड बी कस्टमर फ्रेंडली इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आपके पास कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि आप हर मेथड को इस्तेमाल करते हुए नॉलेज और हेल्पफुल गेन कर सको कि कस्टमर को असल में क्या चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसमें आप एक एंड पॉइंट कह सकते हो कि अगर ये ना हुए तो कस्टमर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कस्टमर तक प्रोडक्ट इसी वे में पहुंचाते हो, दैट इज़ कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उसके वे में। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस के बेस पे भी इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस में कौन कौन से होते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, प्राइस, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इनोवेशन, सब आपको पता है। अब हम फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डिमांड फॉर इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसमें मटीरियल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं, एजुकेशन स्टेटस, इनकम क्या है, डिपेंडेंट कितने हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में आप देखते हो कि कितनी एबिलिटी है टू प्लान वन फाइनेंस इफेक्टिवली बाय यूटिलाइजिंग द सेविंग, कि एक जना कितना अपना पैसा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करवा पाता है और अपनी सेविंग्स को अच्छा बना पाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यानी इसमें एक फैक्टर है कि वो कितनी सेविंग करेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि इंश्योरेंस इज अ रेमेडी अगेंस्ट अनसर्टिनिटी, और डिमांड फॉर इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ प्रिकॉशनरी मोटिव, एक तरीके से मोटिव होता है उनका। और ये क्या कहा जाता है कि आपके फ्यूचर रिस्क को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी माना जाता है। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने रिस्क को मैटर करने के लिए ये इस वे से आपके पास इंश्योरेंस करवाने आते हैं और डिमांड फॉर इंश्योरेंस इफेक्ट होती है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके चैनल्स होते हैं। डायरेक्ट मीन डायरेक्टली आपने डील करना है कस्टमर के साथ, और आजकल तो ई सेल्स भी आ चुकी हैं जिससे आप इंटरनेट के थ्रू भी पूरे इंडिया में कवरेज कर सकते हो अपने बिजनेस की। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले एजेंट आ जाते हैं जो कि मेन पार्ट है चैनल के, और ये इंश्योरेंस कंपनी हायर करती है और ट्रेनिंग देती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको काम भी देती है। बैंकरॉन्स क्या होते हैं, बैंक इंश्योरेंस, तो ये क्या है अब इसके बारे में बात करेंगे। तो बैंकरंस आता है आपका इंश्योरेंस कंपनी, इसके थ्रू भी काम करती है, और ये करंट रेगुलेशन स्टेट्स है जो डेट अ बैंक कैन ओनली वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एट अ टाइम। तो बैंकरेंस का असल में मतलब हो गया कि करंट रेगुलेशंस को फॉलो करके आपने क्या करना है कि आज सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही एट अ टाइम करवानी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी इसके अंदर आता है। और लास्ट आता है इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इम्पॉर्टेंट रोल ये भी निभाता है और एज अ इंटरमीडियरी निभाता है, और जो भी करता है उसके बदले कमीशन लेता है। तो इनडायरेक्ट चैनल हो गए, डायरेक्ट चैनल हो गए आपके। और दोस्तों इसके अलावा जितना भी टॉपिक था वो मैंने करवाया है आपको। अब मेरी बातें आपने ध्यान से समझनी है। एक और चीज़ क्या है इसमें आपके सामने लिखा आया है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन आपका एक चैप्टर है इंश्योरेंस सर्विस मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें 80C और 80D की डिडक्शंस हैं दोस्तों। तो 80C और 80D की डिडक्शंस के ऊपर आपने ध्यान देना है। तो आप मेरे इनकम टैक्स की डिडक्शंस वाली वीडियो को देख सकते हो, बाकी आपको नोट्स मेरे मिल जाएंगे। तो नोट्स में भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि नोट्स आपको मैं दे दूँगा। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जितने भी नोट्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे, और वो सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। आपको वहाँ पे जितने नोट्स अभी नहीं भी मतलब बताए गए, डिटेल में आपको नहीं समझाए गए, क्लेम का हो गया, या फिर आपको इसके अलावा एजेंसी रेगुलेशन, पब्लिसिटी, यानी कोई भी टॉपिक अगर मिस आउट होगा तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों वो चीज़ इसलिए नहीं समझाई गई क्योंकि रिवीजन के लिए आपको मैंने मेन टॉपिक समझाए हैं, उनमें से आने के चांसेस इस बार कम है, इसलिए मैंने वो चीज़ें इस बार नहीं बताई ज़्यादा। लेकिन नोट्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, आप उसे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको शायद समझ आ गया होगा, समझ आ गया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो वो बेल बटन है और सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।